आज हम करते हैं आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। सांख्यिकी अध्ययन की ये दूसरी अवस्था है जिसमें आंकड़ों को एक क्रम के अनुसार व्यवस्थित करके प्रकट किया जाता है। कोई भी अनुसंधानकर्ता जब किसी समस्या से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करता है तो उनको एक क्रम, एक सीरीज में व्यवस्थित करता है ताकि उचित परिणाम प्राप्त किया जा सके। तो आंकड़ों के व्यवस्थितीकरण की एक प्रॉपर डेफिनेशन अर्थशास्त्र में इस प्रकार से दी गई है। आंकड़ों के व्यवस्थितीकरण से हमारा अभिप्राय उन सब क्रियाओं से है जिनके द्वारा आंकड़ों को सरल व व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करके समझने योग्य बनाया जाता है ताकि सांख्यिकी अध्ययन की आगे की प्रोसेस की जा सके। आंकड़ों के व्यवस्थितीकरण की ही एक प्रक्रिया है वर्गीकरण। देखिए, जब आंकड़ों को एकत्रित कर लिया जाता है तो उनको विभिन्न विशेषताओं के आधार पर या उनकी समानता या असमानता के आधार पर अलग अलग से वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। इसी को वर्गीकरण कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, वर्गीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा आंकड़ों को उनकी समानता अथवा असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे आंकड़ों का लाभ उठाने के लिए, मतलब आंकड़ों से उचित परिणाम प्राप्त करने के लिए उनको शिक्षित और अशिक्षित या धनी और निर्धन आदि के आधार पर वर्गीकरण करना, या फिर उनका विशेषता के अनुसार विभिन्न वर्गों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। अब देखिए, वर्गीकरण के कुछ उद्देश्य हैं। पहला है आंकड़ों को सरल व संक्षिप्त बनाना। वर्गीकरण करने के पश्चात आंकड़ों को सरल और शॉर्ट रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है जिससे हम निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड है आंकड़ों को तुलना योग्य बनाना। जब हम वर्गीकरण के द्वारा आंकड़ों को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं, विभाजित कर देते हैं, तो उनसे कंपैरिजन करना, तुलना करना आसान हो जाता है। जैसे ऊपर हमने शिक्षित और अशिक्षित का एग्जाम्पल लिया था। आंकड़ों को यदि हमने शिक्षित और अशिक्षित के अंतर्गत दो भागों में विभाजित किया है तो शिक्षित और अशिक्षित में कंपैरिजन या तुलना करना आसान हो जाता है। थर्ड है आकर्षक और प्रभावशाली बनाना। विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण करने के पश्चात आंकड़े और भी अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बन जाते हैं क्योंकि उनसे निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है उपयोगिता में वृद्धि करना। वर्गीकरण से उपयोगिता में भी वृद्धि होती है क्योंकि इससे आंकड़ों को उनकी विशेषता के आधार पर अलग अलग करने के साथ ही हम उनसे परिणाम निकाल सकते हैं या उनसे किसी भी प्रकार की सूचना है वो आसानी से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। आगे है वर्गीकरण का आधार। देखिए, वर्गीकरण 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है वर्गीकरण को। पहला है भौगोलिक वर्गीकरण, दूसरा है समयानुसार, और तीसरा है गुणात्मक, और चौथा है मात्रात्मक या संख्यात्मक। गुणात्मक को आगे 2 भागों में बांटा गया है, साधारण और बहुगुण। पहले हम करते हैं भौगोलिक वर्गीकरण। इस प्रकार का वर्गीकरण आंकड़ों की स्थिति या उनकी भौगोलिक भिन्नता के आधार पर किया जाता है। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर भारत में विभिन्न स्थानों पर कारखानों की संख्या ली है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। आप
कोई भी और काल्पनिक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इस प्रकार का वर्गीकरण भौगोलिक वर्गीकरण कहलाएगा। सेकंड है समयानुसार वर्गीकरण। जब आंकड़ों का वर्गीकरण हम समय के आधार पर करते हैं तो इसे समयानुसार वर्गीकरण कहते हैं। यहाँ पर हमने एक और काल्पनिक एग्जाम्पल ले रखा है। एक फर्म की बिक्री है विभिन्न वर्षों में 2009, 2010 और 2011 के अंतर्गत उसकी फर्म की बिक्री को शो कर रखा है। तो इस तरह से विभिन्न वर्षों में जब हम वर्गीकरण करते हैं तो यह समयानुसार वर्गीकरण है। थर्ड है गुणात्मक वर्गीकरण। जब हम आंकड़ों का उनकी विशेषताओं या गुणों के आधार पर, जैसे धर्म है, व्यवसाय है, जनसंख्या है या उनका बौद्धिक स्तर है आदि के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो इसे गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। यह दो प्रकार का हो सकता है, साधारण और बहुगुणी। साधारण में पुरुष और स्त्री, स्वस्थ, अस्वस्थ, शिक्षित और अशिक्षित, इसे द्वंद्व भाजन वर्गीकरण भी कहते हैं क्योंकि दो ही भागों में हम इसको वर्गीकृत करते हैं। इसी का ही पार्ट है गुणात्मक का बहुगुणी वर्गीकरण। इसमें हम एक से अधिक गुणों के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं तो जिससे दो से अधिक वर्ग बनते हैं। जैसे एक मील के मजदूरों का वर्गीकरण किया है। मील के मजदूरों को कुशल और अकुशल मजदूरों में वर्गीकरण किया है उनका। कुशल को शिक्षित और अशिक्षित में बांटा गया है और अकुशल श्रमिकों को भी शिक्षित और अशिक्षित दो प्रकार से वर्गीकृत किया है। शिक्षित को फिर आगे शहरी और ग्रामीण दो भागों में बांटा है। इसी तरह से अशिक्षित को भी ग्रामीण और शहरी, अकुशल में भी शिक्षित और अशिक्षित दोनों श्रमिकों को ग्रामीण और शहरी दो दो भागों में बांट दिया है। तो इस तरह से यह बहुगुणी वर्गीकरण का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है मात्रात्मक या संख्यात्मक वर्गीकरण। जब हम आंकड़ों को या तथ्यों को संख्यात्मक रूप में वर्गों या समूहों में वर्गीकृत करते हैं तो यह मात्रात्मक या संख्यात्मक वर्गीकरण कहलाता है। देखिए हमने एक काल्पनिक एग्जाम्पल लिया है। फिर से आप अपनी तरफ से और कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ शो करने के लिए। कुछ लघु फर्में हैं जिनके वार्षिक लाभ को यहाँ हमने शो किया है। वार्षिक लाभ को रुपीज में दिखाया गया है और फर्मों की संख्या को दिखाया गया है दूसरी तरफ। तो इस प्रकार के वर्गीकरण को हम मात्रात्मक या संख्यात्मक वर्गीकरण कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसी लेसन का, वर्गीकरण की विशेषताएं। कई बार एग्जाम में वर्गीकरण की विशेषताएं भी पूछी जाती हैं। तो पहली विशेषता है व्यापकता। किसी भी समस्या से संबंधित आंकड़ों को वर्गीकरण किया जाता है, वह वर्गीकरण इतना व्यापक होना चाहिए कि उस समस्या के संबंध में एकत्रित किए गए सभी आंकड़ों को उस वर्ग में शामिल किया जाए और वर्गीकरण से बाहर कोई भी वर्ग ना हो। पूरी सूचना वर्गीकरण के अंतर्गत होनी चाहिए। सेकंड है स्पष्टता। वर्गीकरण करते समय यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौन सी इकाई किस वर्ग में रखी जाएगी। जैसे शिक्षित और अशिक्षित हमने दो वर्ग बनाए हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षित वर्ग में कौन से व्यक्ति आएंगे और अशिक्षित वर्ग में कौन से व्यक्ति आएंगे, ये हमें स्पष्ट पता होना चाहिए। थर्ड है सजातीयता। सजातीयता मतलब समान गुण वाली। प्रत्येक वर्ग की सभी इकाइयां समान गुण वाली होनी चाहिए। ऊपर हमने शिक्षित और अशिक्षित वर्ग बनाए थे
तो उसी का एग्जाम्पल लेते हुए शिक्षित वर्ग में वही इकाइयाँ रखी जाएं जो शिक्षित हों, क्योंकि वो समान गुण वाली हैं। और दूसरी तरफ अशिक्षित वर्ग में वही इकाइयाँ हों जो अशिक्षित हैं। फोर्थ पॉइंट है लोचदार। वर्गीकरण लोचदार होना चाहिए, उसमें चेंज कर सकने की संभावना होनी चाहिए। सूचनाओं की प्राप्ति के आधार पर हम उसमें चेंज कर सके, ऐसा वर्गीकरण हमें करना है। इस प्रकार से आज का ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है।